के साथ गायत्री मंत्र और हर हर गंगे के स्वरों से कानपुर की सुबह होती है। कभी इसमें फैक्ट्री और कपड़ा मिलों के सायरन भी शामिल हुआ करते थे, पर अब उनकी आवाज़ कहीं गुम हो गई है। नमस्कार। कानपुर से पहचान के लिए जरूरी है बिठूर से मुलाकात। पवित्र गंगा के तट पर स्थित इस तपोभूमि की माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं। कहा जाता है कि बिठूर ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद की राजधानी थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना बिठूर में ही खत्म की थी और इस अवसर पर अश्वमेध यज्ञ करके एक लंबी लोहे की नाल पृथ्वी में गाड़ दी थी, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। यही है वो ब्रह्मनाल। यही वो जगह है जहां बालक ध्रुव ने बैठकर तपस्या की और अटल स्थान पाया। इस जगह को हम ध्रुव टीला के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि सीता ने वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया था और ये विचित्र वृक्ष वही है जिस पर लव और कुश ने हनुमान को बांधा और अपनी वीरता का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि बिठूर नाना साहिब और तात्या टोपे की कर्मभूमि भी है। इस मीनार में 365 दीप स्थान हैं, जहां दीपावली के अगले दिन से एक एक दीप जलाया जाता था और दीपावली तक पूरे 365 दिए जल जाते थे। शहीद स्थल नाना राव पार्क में स्थित वो पेड़ जहां खुले आम अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को फांसी पर लटकाया गया। यह पार्क आज भी उस शहादत का गवाह है। कानपुर में क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए हौसलों को पस्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने होली खेलने पर रोक लगाई और सभी बड़े क्रांतिकारियों को जेल भेज दिया। 10वें दिन जब क्रांतिकारियों को छोड़ा गया तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी होली के रंगों में डूब गए और मिलकर होली मनाने लगे। भी होली के 10वें दिन गंगा मेला मनाने की परंपरा है और सब मिलकर होली मनाते हैं। साथ ही ईद की मीठी सेवई, क्रिसमस का केक और नानक जन्मोत्सव का लंगर मिलकर खाते हैं। कानपुर की फिजा में सूर्य की किरणों के साथ आरती के स्वर, अजान की गूंज, चर्च की घंटियों की आवाज़ और गुरुवाणी के स्वर जब गंगा की कलकल से मिलते हैं तो कानपुर के धार्मिक सद्भाव का रूप खिल उठता है। मोती झील पार्क के माध्यम से कारगिल के शहीदों के साथ साथ कानपुर विज्ञान और किसान को भी महान बताता है। गंगा का किनारा, दोआबा की उपजाऊ जमीन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति कानपुराइट्स की जागरूकता का ही नतीजा है हमारा हरा भरा शहर कानपुर। यह हरियाली काम से थके कानपुर के लोगों को ठंडी हवा और छांव देकर उनकी ताजगी लौटाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम ग्रीन पार्क क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, लॉन टेनिस और स्विमिंग के लिए भी विशेष स्थान है। शरीर के साथ दिमाग का तेज होना भी जरूरी है। तो क्या है कानपुर में पढ़ाई का हिसाब? हायर स्टडीज के क्षेत्र में कानपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कानपुर में IIT और एग्रीकल्चर कॉलेज जैसे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स भी हैं। DAV और SD जैसे पुराने कॉलेजेस ने यहाँ पर क्रांतिकारियों की चिंगारी को आग का रूप दिया। कानपुर IIT आज सारे IITs को पीछे छोड़ चुका है और नंबर 1 की पोजीशन पे है। कानपुर यूनिवर्सिटी कई सारे कोर्सेज देता है और साथ ही अन्य छोटे शहरों के कॉलेजेस पर भी ध्यान देता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतलियाँ। लेकिन कानपुर की ये कठपुतलियाँ सिर्फ नाचती नहीं हैं, वो नाटक भी करती हैं और चित्र भी बनाती हैं।
ये बात है कोई 1985 के आसपास की बात होगी। हम लोग दिल्ली में एक नाटक के प्रदर्शन के लिए गए हुए थे और ऑडिटोरियम में रिहर्सल चल रही थी और हमारा टेक्नीशियन जो था वो ऊपर चढ़ करके लाइट बांध रहा था और हम लोग नीचे रिहर्सल कर रहे थे। और रिहर्सल में बड़े हम लोग तन्मय होकर के गाना गा रहे थे और म्यूज़िक का सिस्टम चल रहा था। और अचानक एक अच्छी सी आलाप के बीच में जब हम लोगों ने हाथ ऊपर उठाया तो वो पूरा का पूरा टेक्नीशियन हम लोगों के हाथों में था नीचे और हम लोग उसको लेकर के स्टेज के नीचे गिर गए थे। दैट वाज द ग्रेटेस्ट फनीएस्ट मोमेंट, उसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते। थिएटर करने का फ़ायदा क्या होता है ये तो कोई जो करता है कलाकार वही बता सकता है। एक तरह से शौक़ है और अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। संबंध आर्ट्स से मतलब फाइनेंस से ज़रूर रहा है, क्योंकि कानपुर में जो लोग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो कभी भी उन्होंने कानपुर की कला को पैट्रनाइज नहीं किया। तो जो भी यहाँ के कलाकार थे या तो बाहर चले गए और या बाहर जाके करते रहते हैं। कानपुर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई आर्ट गैलरी नहीं है जहाँ पर भी लोग अपनी क्रिएशंस को या फिर चित्र को प्रदर्शित करें ताकि दूसरे लोग देखें। मुझे लगता है कि रुचियाँ भी बदल रही हैं और लोगों का, सामान्य लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है। यहाँ एल्किन दिन था यहाँ पर, अब तो बंद हो गया। रात को 12 बजे करीब यहाँ से यहाँ पर जब वो छूटती थी तो बहुत से लोग मजदूर छूटते थे, तो वहाँ से इस सड़क से जाया करते थे। मैं IIT तक नहीं गया था, यहीं रहता था। तो गीत गाते हुए, भोजपुरी गीत और गीत गाते हुए निकला करते थे। लेकिन उस समय लगता है सड़कें भी गा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब तो धीरे धीरे सब खत्म हो गया है। लेकिन यही मैं आशा करता हूँ कि यहाँ का युवा वर्ग इस बारे में रुचि लेगा और कुछ ऐसे काम करेगा जिससे लोगों का आकर्षण हो, लोग साहित्य के बारे में जो है, कला के बारे में यहाँ आए। जो नए लोग उभरते हैं वो बाहर चले जाते हैं, उनका भी कोई बहुत योगदान यहाँ के साहित्यिक जीवन में नहीं रहता। एंटरटेनमेंट के अन्य स्थान हैं मॉल्स, जैसे कि रेव 3, जो कि कानपुर का पहला इंटरनेशनल स्टाइल मॉल है, और फिर रेस में आया मेगा मॉल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और मेहमान को मत खिलाना नहीं तो टिक जाए। ऐसी चेतावनियों के बावजूद कानपुर में खाने खिलाने की एक अनूठी परंपरा है। मॉर्निंग वॉक के बाद स्प्राउट्स हैं तो खस्तों का मज़ेदार स्वाद भी है। ठग्गू के लड्डू हैं, बदनाम कुल्फ़ी है और बनारसी के लड्डू यहाँ की पहचान है। और कॉन्टिनेंटल फूड वो तो है ही। अगर कानपुर के स्वरूप नगर में खाना नहीं खाया तो आपने ज़िंदगी के मज़े नहीं लिए। ये रोड साइड फूड शॉप्स हैं कानपुर की जान। फिर चाहे वो तीखे गोलगप्पे हों या भेलपूरी, और या फिर ठंडी आइसक्रीम, या सीधा साधा कॉन्टिनेंटल फूड। कानपुर सारे क्षेत्रों की तरह तरक्की में भी तरक्की कर रहा है। इसके उदाहरण हैं गंगा बैराज, लेदर और मसाला इंडस्ट्रीज और 5 स्टार होटल द लैंडमार्क। कानपुर शहर का अपना एक मिजाज है। लखनऊ की नज़ाकत के साथ कानपुर का अक्खड़पन भी इसमें घुला हुआ है। हम रायता भी फैलाते हैं और लोगों के चरस भी करते हैं। तमाम मुश्किलें झेलने के बावजूद खुशी से कहते हैं
झाड़े रहो कलेक्टरगंज।